बच्चों, आप समझते हैं गणित के प्रश्नों को। श्रृंखला की लुप्त संख्या होगी। श्रृंखला देखिए, 2 के बाद 6 आया मतलब 4 जुड़ गए, 6 के बाद 12 आया तो अब 6 जुड़ गए, फिर 12 के बाद 20 आया 8 जुड़ गए, 4 जुड़ रहा है, फिर 6 जुड़ रहा है, फिर 8 जुड़ रहा है, तो अब 10 जुड़ जाएगा। 10 जुड़ जाएगा तो 20 में 10 जुड़कर 30 आ जाएगा। 30 मतलब ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है बच्चों। दूसरा प्रश्न है, यदि 3 किलो अमरूद की कीमत 135 रुपए है तो रवि को 4.5 किलो, 4 सही 1/2 लिखा है यानी 4 और आधा, तो 4.5 किलो अमरूद खरीदने के लिए कितने रुपए की आवश्यकता होगी? कितने रुपए की आवश्यकता होगी? 135 तो है हमारे पास 1 किलो, 3 किलो अमरूद की कीमत 135 रुपए है, तो 3 किलो की कीमत बराबर है 135 रुपए के। तो देखिए 1 किलो की कीमत कितनी हो जाएगी बच्चों? 135/3। और फिर हमको किसका पता करना है? 4 सही 1/2 किलो, यानी इसको मिश्र भिन्न में बदल दें, 4 दूनी 8 और 1 9/2, यानी 4.5 किलो। 9/2 का हम यहाँ गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर कितने किलो अमरूद की बात हो रही है? 4.5 किलो की। तो 4.5 किलो के लिए हमें दोनों पक्षों में 4.5 कर देना है, तो ये हो जाएगा 3 से 3 तिया 9 और 3 5 15 की 5 हासिल का 1, 3 तिया 9 और 1 10 की 0 हासिल का 1, 3 एकम 3 और 1 4, और जब हम इसमें 2 का भाग देंगे 405 का आधा हो जाएगा 202.5। 202.5 ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही है बच्चों। आगे लेते हैं प्रश्न नंबर 43। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? चलिए, पूर्ण संख्याएं योग के अंतर्गत संवृत है, यानी जब भी हम 2 पूर्ण संख्याओं का योग करेंगे तो पूर्ण संख्या ही प्राप्त होगी। बिल्कुल यह कथन तो सत्य है। पूर्ण संख्याएं व्यवकलन के अंतर्गत संवृत नहीं है, बिल्कुल सही है। 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 पूर्ण संख्या प्राप्त हुई, किंतु 2 में से 3 घटाएंगे तो ऋण 1 पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए हम कहेंगे कि पूर्ण संख्या व्यवकलन के अंतर्गत संवृत नहीं है, मतलब ये कथन सत्य है। पूर्ण संख्याएं गुणन के अंतर्गत संवृत है। 2 पूर्ण संख्याओं का आप जब भी गुणा करेंगे तो 1 पूर्ण संख्या ही प्राप्त होगी, तो ये गुणन के अंतर्गत भी संवृत है। पूर्ण संख्याएं भाग के अंतर्गत संवृत है, यह असत्य हो जाएगा बच्चों, क्योंकि यदि हमने 3 में 2 का भाग दिया तो 1 पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होगी। इसका मतलब पूर्ण संख्या भाग के अंतर्गत संवृत नहीं है, और यहाँ कहा जा रहा है कि संवृत है, अर्थात ये ऑप्शन नंबर डी वाला कथन असत्य है। यदि एक घन का आयतन 64 वर्ग घन सेंटीमीटर है तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? तो देखिए, भुजा की घात 3 का मान क्या है? 64 है, यानी भुजा की घात 3 का मान 4 की घात 3 के बराबर है, तो भुजा हमारी कितनी हो गई? 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर भुजा हो गई, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 6a वर्ग होगा। तो मान रख देंगे 6 और 4 का वर्ग यानी 4 गुणा 4, तो हो जाएगा 4 चौके 16 और 16 छिंग 96, 96 वर्ग सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही है बच्चों। आगे हम लेते हैं अगला प्रश्न। 6 छात्रों के गणित परीक्षा के प्राप्तांक हैं 45, 52, 60, 48, 55 x। यदि औसत अंक 52 है तो x का मान कितना होगा? तो अब देखिए, यहाँ पर हमें 6-7 छात्रों के अंक दिए गए हैं और औसत भी दिए गए हैं, तो यहाँ पर हम पूरे 6 छात्रों के अंकों को जोड़ लेंगे। 45, 52, 60, 48, 55 और x, इन पूरों का योग कितना हो जाएगा?
जो औसत है हमारा 52 और छात्रों की संख्या है 6। 52 गुणा 6 के बराबर हो जाएगा। तो अब हम इन्हें जोड़ लेंगे बच्चों। तो देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 8 13, 13 14 15, 16 17 18 19 20 की 0, हासिल का 2, फिर हो जाएगा 5 और 4 9, 10 15 20 19 20 और 4 24, 24 और 2 26, धन x बराबर 6 दूनी 12 की 2, हासिल का 1, 6 पंचे 30 और 31, 312। तो x बराबर हो जाएगा 312 में से 260 को घटा देंगे तो आ जाएगा 52। तो यहाँ पर सातवां अंक क्या है, छठवां अंक क्या है, 52 है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। चलिए अब आगे लेते हैं सवाल नंबर 46। x की घात 3 धन x वर्ग धन x धन 1 का गुणनखंडन है। तो देखिए हम इन्हें सबसे पहले 2-2 के खंड में बांट लेंगे। तो x की घात 3 और x वर्ग में से क्या बाहर निकलेगा, x वर्ग, तो अंदर बचेगा x धन 1। इसी प्रकार धन 1 बाहर निकल जाएगा तो x धन 1, x धन 1 दोनों में है तो x धन 1 कॉमन निकल जाएगा, अंदर बचेगा x वर्ग धन 1। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। 47वां प्रश्न है बच्चों, यदि 4a ऋण 7ab धन 3b धन 12, 12a ऋण 9ab धन 5b ऋण 3 से घटाया जाए तो निम्न में से क्या प्राप्त होगा। तो जिससे घटाया जाना है उसको पहले उतार लेते हैं। 12a ऋण 9ab धन 5b ऋण 3, और जिसे घटाना है उसे नीचे लिख देते हैं। 4a ऋण 7ab धन 3b यहाँ पर धन 12, ये हो गया बच्चों। अब चूंकि घटाना है तो इसके सामने भी धन का चिन्ह है, हो जाएगा ऋण, ऋण का चिन्ह का हो जाएगा धन, धन का हो जाएगा ऋण और धन का हो जाएगा ऋण। अब जब घटाएंगे तो देखिए 12a में से 4a जाएगा तो 8a बचा, फिर यहाँ पर ये धन का है वो ऋण का है, असमान चिन्ह हो गए तो ऋण 2ab बचेगा। फिर यहाँ पर देखिए 5b में से 3b जाएगा तो कितना हो जाएगा, धन 2b, और ऋण 3 और ऋण 12 मिलकर हो जाएगा ऋण 15। इस तरह से 8 है ऋण 3ab धन 2b ऋण 15। ऑप्शन नंबर सी उत्तर यहाँ पर सही है बच्चों। 48 नंबर का सवाल है, बहुपद 3x धन 5 का शून्यक है। तो जिसका हमें शून्यक ज्ञात करना होता है उसे हमें शून्य के बराबर लिखना होता है। ये लिख दिया। 5 का पक्षांतर कर देंगे तो 3x बराबर हो जाएगा ऋण 5, और फिर 3 का पक्षांतर करेंगे तो x बराबर होगा ऋण 5/3। यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही है। अब देखिए 49वां प्रश्न है, यदि x धन 1/x बराबर 2 तो x की घात 4 ऋण 1/x की घात 4 का हमें मान ज्ञात करना है। तो देखिए हमें पता है कि x धन 1/x का जब होल स्क्वायर हम करेंगे तो हमें प्राप्त होगा x² प्लस 1/x² प्लस 2। तो यहाँ पर देखिए हम x² प्लस 1/x² की यदि हम वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, 1x प्लस 1/x की वैल्यू है 2 का स्क्वायर, और ये जो 2 है उस तरफ वाला जो इधर आ गया, तो यहाँ पर हो जाएगा x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू हो गया यहाँ पर 2। यहाँ पर दे देंगे हम समीकरण 1। अब हम निकालते हैं x माइनस 1/x पूरे के होल स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, x² प्लस 1/x² माइनस 2 हो जाएगी।
यहाँ पर समीकरण 1 से एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान रख देंगे तो कितना हो जाएगा 2 ऋण 2, तो यहाँ हो गया 0। तो x माइनस 1/x की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 0। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। अब हमको ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है x की घात 4 ऋण 1/x4 का मान। x की घात 4 ऋण 1/x4, तो इसको हम सबसे पहले दो घातों में तोड़ लेंगे तो x² माइनस 1/x², और दूसरा वाला भी हो जाएगा x² प्लस 1/x²। तो देखिए x माइनस 1/x और ये हो जाएगा x प्लस 1/x, और वो है x² प्लस 1/x²। सबकी वैल्यू हमारे पास है। तो देखिए जैसे ही हम x माइनस 1/x की वैल्यू यहाँ रखते हैं तो ये 0 हो जाएगा, इसके साथ गुणा में ये दोनों पद भी 0 हो जाएंगे, तो ये आंसर ही हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। 50वां प्रश्न है कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों के माप इनमें से कौन से हो सकते हैं। हमें जोड़ लेना है कि 180 किन तीन कोणों का योग हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए में नहीं है, ऑप्शन नंबर बी में देखिए यहां पर तीनों कोणों का योग नहीं है 180। ऑप्शन नंबर सी देखिए यहां पर भी तीनों कोणों का योग 180 नहीं है। ऑप्शन डी यहां पर देखिए यहां पर तीनों कोणों का योग 180 अंश है। ऑप्शन नंबर डी हमारा उत्तर यहां सही है। आगे लेते हैं 51वां प्रश्न। 10 वर्ष पहले किशन की आयु राम की आयु की 7 गुनी थी और 10 वर्ष बाद किशन की आयु राम की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, तो राम की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यहां पर हम देख रहे हैं कि राम की वर्तमान आयु हमको निकालना है ना। राम की आयु से 7 गुनी थी किशन की आयु 10 साल पहले, यानी 10 साल पहले इनमें से हम चारों उत्तरों में से हर उत्तर को चेक करेंगे। पहले उत्तर को चेक करते हैं। 10 साल पहले यानी 20 वर्ष वर्तमान है, तो 10 साल पहले कितनी रही होगी आयु 10, और उस समय पर किशन की आयु रही होगी 10 वर्ष पहले किशन की आयु राम की आयु 7 गुनी थी 70। और फिर कह रहा है कि 10 वर्ष बाद किशन की आयु राम की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। अब वर्तमान में कितनी है 20, 20 में 10 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 30, और फिर 3 गुनी रह जाएगी, तो यहाँ पर हो जाएगा 20 जोड़ेंगे इसमें भी, यानी वर्तमान है 80 और उसमें फिर 10 जोड़ेंगे तो 90। तो ये देखिए 3 गुनी वाला नियम भी लागू हो गया और 7 गुनी वाला नियम भी लागू हो गया। ये हमारी वर्तमान आयु है, इसको 10 साल पहले करेंगे और 7 गुनी वाला मान लिखेंगे। फिर ये वर्तमान आयु है, इसको 10 साल आगे करेंगे और 3 गुनी वाला मान रखेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। चलिए बच्चों अब बढ़ते हैं 52वें नंबर के प्रश्न पर। 52वें नंबर का सवाल है, यदि 3x ऋण 7 बराबर 4x तो x का मान हमें ज्ञात करना है। तो बहुत आसान है, यहाँ पर देखिए 3x ऋण 7 है तो ऋण 4x आ जाएगा इस तरफ और 7 चला जाएगा उस तरफ, तो हो जाएगा ऋण x बराबर 7, तो x बराबर ऋण 7, x बराबर ऋण 7, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है 52 नंबर के प्रश्न में। अब देखिए 53 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है। रवि 3 सही 1/2 केजी मिठाई को 7 लोगों में बराबर बराबर बांट रहा है, 3.5 किलोग्राम है, तो बताइए कि प्रत्येक को कितनी मिठाई मिलेगी। 3 किलोग्राम यदि 6 लोगों को बांटेंगे तो आधा आधा किलो हो जाएगी, और ये 3.5 किलो है तो 7 लोगों को आधा आधा किलो ही मिठाई मिलेगी, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। 54वां प्रश्न है, x को 21/2 से गुणा किया जाता है, फिर इसमें से संख्या 14 घटाया जाता है। x को क्या कर देंगे 21/2 से गुणा कर दिया और इसमें से 14
घटाया जाता है तो इस प्रकार प्राप्त व्यंजक का मान शून्य हो जाता है। ये पूरा क्या हो जाएगा? शून्य हो जाता है। इस स्थिति में x का मान होगा, इस स्थिति में x का मान क्या होगा? 14 का पक्षांतर कर देंगे उस तरफ, यहाँ है 21/2 गुणा x, फिर x यहीं रह जाएगा और 14 गुणा 2/21, 7 3 21, 7 दूनी 14, तो x की वैल्यू हो जाएगी 4/3। यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही है। 55वां प्रश्न है, रानी ने केक का 2/7 भाग खाया जबकि उसके भाई रवि ने शेष का 4/5 भाग खाया। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ले लेते हैं एक केक x, इसका 2/7 भाग रानी ने खाया, 2/7 भाग रानी ने खाया। तो कितना बचा रानी के खाने के बाद? पहले हम ये देख लेते हैं। 7 नीचे है तो 7 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, हर हमारा हो जाएगा 7, ऊपर हो जाएगा 7x ऋण 2x मतलब 5x। अब ये एक शेष बचा, इस शेष का देखो उसके भाई रवि ने शेष का 4/5 भाग खाया, जो शेष जो है 5x ऋण 7, 5x/7 का कितना भाग खा लिया? रवि ने 4/5 भाग खाया, बचे हुए केक का 4/5 भाग खाया। तो केक का शेष बचा हुआ हिस्सा हमें बताना है। अब यहाँ पर हर में 5 है तो ऊपर नीचे फिर से हम 5 का गुणा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? दोनों के हर में हो जाएगा 35, ऊपर हो जाएगा 5 25x ऋण 5 के 20x। अब 25x में से 20x जाएगा तो 5x/35, 5 7 35 यानी 1/7x। केक का 1/7 भाग बचा, तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही है बच्चों। 55 का उत्तर। अब हमारे पास है 56वां प्रश्न, निम्नलिखित में से 1/6 को प्रदर्शित करता है। 1/6 को कौन प्रदर्शित करता है? तो देखिए यहाँ पर जब हम इस 1/3 ऋण 1/6 को हल करेंगे तो 1/3 ऊपर नीचे 2 का गुणा किया, ऋण 1/6 तो 2/6, 2/6 में से 1/6 जाएगा तो 1/6 बचेगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। फिर लेते हैं 57वां प्रश्न, संख्याओं 4/7, 1/3, 2/5 और 5/9 में से सबसे बड़ी संख्या है। सबसे बड़ी संख्या देखिए बच्चों, अब हमको इन चारों संख्याओं में या तो हर समान करना होता है, यदि ये संख्या क्रमागत होती 2/3, 5/6, 4/5, 8/9 इस तरह की संख्याएं होती क्रमागत, तो हमेशा बड़ी संख्या, बड़े अंकों वाली संख्याएं ही बड़ी होती हैं क्रम से यदि बढ़ रही है तो। लेकिन यहाँ पर ये संख्या क्रम से नहीं बढ़ रही हैं, तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर हमें सबसे पहले 7 का भाग 4 में देना है, तो 0.7, 7/35 और बचा 5, फिर 7 सतैया 49, 7 सतैया 49 हो गया। फिर देखिए 3 का भाग 1 में देंगे तो 0.33 आ गया, फिर 5 का भाग 2 में देंगे तो 0.4 आ गया, 0 लगा देंगे, और फिर 9 का भाग 5 में देंगे, 9 पाना 45 और बचा 5, फिर से 9 पाना 45। अब हमें क्या है? सबसे बड़ी संख्या बताना है। ये 0.57, यहाँ 0.57, 0.33, 0.40 और 0.55। तो बड़ी संख्या कहाँ देखने को मिल रही है? यहाँ। तो हमें पता चल गया कि पहली ही संख्या 4/7 सबसे बड़ी संख्या है। अब हम लेते हैं 58वां प्रश्न। 58वां प्रश्न है, संख्या 0.1234 × 20 बराबर है।
तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 0.1234 को भिन्न में बदल लेंगे, तो दशमलव का 1 और 4 संख्या है तो 4 शून्य लगा देंगे। अब गुणा करना है 20 का। 20 का जब आप गुणा करेंगे तो 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, 1000 हो गया नीचे। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इस 2 को भी काट देंगे, तो 2 को काटने पर क्या हो जाएगा, तो 500 बार हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हमको इस 2 से 250 बार कट जाएगा, और ऊपर जब हम 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 छिंग 12, 2 शून्य 2 एकम 2 और 2 सत्ते 14। तो कितना प्राप्त हुआ, 617/250, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। 59वां प्रश्न है, किसी बहुभुज के बाह्य कोणों के मापों का योग होता है। किसी भी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों के मापों का योग 360 अंश होता है बच्चों। आप त्रिभुज ले लीजिए, चतुर्भुज ले लीजिए, पंचभुज ले लीजिए, कोई भी बहुभुज आप लेंगे और उसके आप बाह्य कोण बनाएंगे तो उनके मापों का योग 360 अंश होता है। चलिए मैं यहाँ पर एक वर्ग बनाकर बता दे रहा हूं। एक हमने बनाया वर्ग और उस वर्ग में हमने खींचा बाह्य कोण। इस तरह से हमने बाह्य कोण खींच लिया। इन सभी बाह्य कोणों का योग, अभी सारे 90 हैं तो इनका तो 360 अंश होगा। इसी तरह से हम कोई भी बहुभुज लेंगे तो उनके सभी का योग जो होगा बाह्य कोणों का 360 अंश होगा। एक और महत्वपूर्ण बात है बच्चों, भुजाओं की संख्या के साथ सारे अंतः कोणों का योग कैसे ज्ञात किया जाता है। जैसे त्रिभुज है, 3 भुजाएं हैं, तो देखिए n-2 इंटू 180 ये फार्मूला है। इससे हम भुजाओं की संख्या रखकर बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग निकाल सकते हैं। जैसे त्रिभुज में 3 भुजाएं हैं तो यहाँ n के स्थान पर 3 लिख देंगे, 3 में से 2 गया तो 1 बचा, 1 का गुणा 180 से हुआ तो 180, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। यदि आप n के स्थान पर 4 रख देंगे, 4 में चतुर्भुज बनाना है, यानी आपको n के स्थान पर 4 रख देंगे, 4 में से 2 गया तो 2 का गुणा जब 180 से होगा तो 360 अंश, चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश होता है। इस तरह से हमें ये फार्मूला याद रखना है, n-2 इंटू 180। चलिए बच्चों अब लेते हैं 60वां प्रश्न। एक समांतर चतुर्भुज के प्रत्येक विकर्ण की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, यानी D1 और D2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 5 सेंटीमीटर है। इसके बाद है, यदि चतुर्भुज की एक भुजा 3 सेंटीमीटर है, एक भुजा मान लो A कितनी है, 3 सेंटीमीटर है, तो दूसरी भुजा B ज्ञात करना है। तो हमें पता है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्णों के वर्गों का योग, विकर्णों के वर्गों का योग भुजाओं के वर्गों के योग का दुगना होता है। तो ये भुजाओं के वर्गों का योग जब हम कर देंगे तो इनसे दुगना होता है। तो विकर्णों के वर्गों का योग जब हम करेंगे तो भुजाओं के वर्गों के योग का दुगना होता है। समांतर चतुर्भुज के इस नियम को हम यहाँ लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 का वर्ग धन 5 का वर्ग बराबर 2 गुणा 3 का वर्ग धन b का वर्ग। ये हो जाएगा 5 में 25, 25 50 हो जाएगा और 50 के बटे ये 2 आ जाएगा, ये 9 धन b वर्ग हो जाएगा। ये 25 में से 9 घट जाएगा b वर्ग, तो b बराबर क्या हो जाएगा, b वर्ग बराबर 16 और b का मान हो जाएगा धनात्मक रूप में 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है बच्चों। तो यहाँ पर गणित के सवाल समाप्त होते हैं।